भारत की सेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस होती सेना को जल्द ही एक ऐसी ताकत मिलने वाली है जिसके सामने दुश्मन की सेना बेबस और लाचार दिखेगी। ये ताकत ह्यूमैनॉइड रोबोट यानी मानव रोबोट की है। भारतीय सेना में रोबोटिक सैनिकों की ऐसी फौज शामिल होगी जो युद्ध के मोर्चे पर फ्रंट लाइन में होगी। रोबोटिक सेना न सिर्फ सैनिकों की सुरक्षा करेगी बल्कि दुश्मन पर घातक प्रहार करने में भी सक्षम होगी। घने जंगलों, दुर्गम इलाकों में छिपे आतंकवादियों का भी सफाया करने वाले सैन्य ऑपरेशन का हिस्सा होगी। ये रोबोटिक सेना हाईटेक हथियारों को चलाने के साथ ही बम निष्क्रिय करने, विस्फोटकों को संभालने के लिए भी इन्हें तैयार किया जा रहा है। भारतीय सेना हाईटेक मानव रोबोट विकसित कर रहा है। मानव रोबोट यानी ह्यूमैनॉइड रोबोट सैनिकों की मदद को तैयार रहेंगे। इनकी तैनाती सेना की अगली पंक्ति में होगी। ये रोबोटिक सेना जोखिम भरे इलाकों में दुश्मनों का सफाया करेगी। रोबोटिक सैनिक घने जंगल, पहाड़ कहीं भी तैनात होंगे। उच्च खतरे वाले मिशंस में रोबोटिक सेना मददगार साबित होगी। सैनिकों को खतरे में डाले बिना ऑपरेशन को रोबोटिक सेना अंजाम देगी। खास बात यह है कि ये रोबोटिक सैनिक स्वदेशी होंगे। डीआरडीओ रोबोटिक सैनिकों के बेड़े को तैयार करने में तेजी से जुटी है। एक खास लेबोरेटरी में डीआरडीओ के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के इंजीनियर्स ऐसे ह्यूमैनॉइड रोबोट के विकास पर पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। हाल ही में पुणे में आयोजित नेशनल वर्कशॉप एडवांस्ड लेग्ड रोबोटिक्स कार्यक्रम में ऐसे रोबोट को शामिल किया गया था। रोबोटिक सैनिकों का उन्नत विकास चरण जारी की फौज जब सामने होगी मजबूर कर देगी। अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश भी की तो सीमा पर ही उनका खात्मा तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
मेजर जनरल जेके परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा मेरे साथ पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर डीआरडीओ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जेके परिहार, ह्यूमनाइड रोबोट्स है, ह्यूमनाइड सैनिक जो भी हम कह सकें इन्हें, ये क्या परिकल्पना है और वॉर को कितना चेंज कर देगी? राजीव जी, ये परिकल्पना बिल्कुल नई नहीं है। मैं समझता हूँ इसको कम से कम 50 साल हो गए। धीरे 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 हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं और जितने आपके पास में अभी अनआर्म्ड ड्रोन सिस्टम्स हैं, अवाक्स हैं, ये सारे इसी के ही एक हिस्सा रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक में कुछ हद तक ये यूज हुए थे, मगर जो कॉन्सेप्ट आज आप डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा इससे आगे आ गया है। जो यूएस आर्मी ने 2000 से डेवलप करना शुरू करा, चाइनीज, रशियन वो भी कर रहे हैं, और यूक्रेन वार में भी इसका दोनों तरफ से, रशिया और यूरोप की यूक्रेन की तरफ से इसका यूज हुआ है। बेसिकली ये जो है एडवांस ड्रोन सिस्टम्स ही हम कहेंगे, जिसमें मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो सोल्जर्स को इसमें दिया जा सकता है। हैवी आपको लोड लेके जैसे चल रहा है, जैसे ग्लेशियर में जा रहे होते हैं तो अपना वेपन्स और लोड लेके जाते हैं, उसमें एडिशनल आर्म्स इसको सपोर्ट्स ह्यूमंस को देते हैं ताकि उनको वो उसको उठाने में आसानी रहे, चलने में आसानी रहे। इसी तरह से जो आर्टिलरी गन्स हैं उसमें ये रोबोटिक सिस्टम्स जो हैं वो उसमें इंटीग्रेटेड हो रहे हैं। तमाम वेपन्स में स्नीपर राइफल्स जो हैं वो ड्रोन में लगा दी जाती हैं, उसको रिमोटली कंट्रोल्ड होते हैं। ब्रिजेस वगैरह बनाने में, लोड उठाने में, तो ये धीरे धीरे इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। पर एक बात मैं आपको स्पष्ट कहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ह्यूमन सोल्जर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ये उसको सपोर्ट ही कर सकते हैं, रोबोट कितना ही अच्छा हो जाए। और खास तरह से जिस तरह की हमारी वारफेयर कंडीशंस हाई एल्टीट्यूड, डेजर्ट्स और काफी घने जंगलों में है, उसमें इस तरह के जितने ज्यादा ऐसे सिस्टम्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली इक्विप करना, सेंसर वगैरह लगना, ये सब काफी मुश्किल काम होता है। मगर कुछ हद तक भारत की आर्मी को भी इनकी रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से चाइनीज ने यूज किए हैं, तो ये एक अच्छा कदम है, सोल्जर को और स्ट्रॉन्ग करेगा। बट सोल्जर का सब्स्टिट्यूट ये कतई नहीं हो सकता है। आफ्टर ऑल मैन बिहाइंड द मशीन जो है वो जरूरी होती है, और जो एक स्पिरिट होती है लड़ाई की और जज्बे की, वो आपको किसी उसमें मिल नहीं सकती है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इसमें लगा है तो इसका जैमिंग हो जाना और ये सारी चीजें भी हमें देखने की होती हैं। एनवायरमेंट टेरर थ्रेट और इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट्स, उन सबको भी इसका मुकाबला करना होता है। तो ये एडिशनल असिस्टेंस के रूप में जरूर आगे आएंगे। एडिशनल असिस्टेंस के रूप में ज़रूर आगे आएंगे। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर डीआरडीओ। झा साहब, आप तो रिसर्च से जुड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से जितना हम आपसे बात कर रहे हैं, रिसर्च इससे बहुत आगे जा चुकी होगी, जो शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगी। लेकिन मेजर जनरल जेके परिहार के बाद ये कितना आसान है एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाना जो हमारे कमांड पर वो सब कर सके जो ऐसे हालात में हमारा सैनिक जाकर परफॉर्म करता है और रिजल्ट लेता है, और कितना बड़ा गेम चेंजर होगा ये अगर जमीन पर उतारी जाती है फोर्स। राजीव जी, आपने कहा कि हम इससे जुड़े हुए हैं। बेशक हम जुड़े हुए हैं, और जहां हमारा लैब था बेंगलुरु में, उसके बगल में ही एक इंस्टीट्यूशन है जिसको केयर बोलते हैं, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ये कोई भी जब लैब कोई ऐसा एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट लेती है जिसके के बहुमुखी आयाम हों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें वो सारे जो एक्सपर्टाइज ग्रुप हैं जिनको किसी खास एरिया में कोर कॉम्पिटेंस है। जैसे अभी आपने कहा था कि पुणे का एक लैब ये ह्यूमनॉइड बना रही है। पुणे के लैब को मैं जानता हूं, उनके पास में ये रोबोटिक्स का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर कॉम्पिटेंस नहीं है। वो सिर्फ इसी लैब को है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हमारे बगल में था। तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब दशकों से चल रही हैं, जो हो रही हैं। लेकिन ज़रूरत है आज के दिन में कि कोई भी जो एजेंसी है वो एक एयर टाइट साइलोज में काम ना करे। ज़रूरत है कि उसको बहुमुखी इनपुट्स मिले। जैसे अगर रोबोट्स बन रहे हैं, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है किसी भी लैब के किसी प्रोजेक्ट में, तो ये जो कोर कॉम्पिटेंस वाला लैब है केयर, इसके जो वैज्ञानिक हैं ज़रूर वहाँ पे जाना चाहिए और उनको इंटीग्रेट करना चाहिए। दूसरी चीज़,
अगर कोई भी चीज़ वॉर फील्ड के लिए बन रही है, तो कोई एक ऐसा आदमी जो कि आज के दिन का चेंजिंग बैटलफील्ड में काम कर रहा है, या उसको वहाँ का एक्सपीरियंस या है, या कम से कम वो इमेजिनेशंस हैं कि बैटलफील्ड पे आज के जो मॉडर्न बैटलफील्ड हैं, वहाँ पे क्या होता है, कैसे वहाँ पे वॉर मैन्यूवरिंग की जाती है, उसका उसको ज्ञान हो। तब जब ये तीनों या चारों एजेंसी एक साथ के मिलके बैठेंगे, तब उनको पता चलेगा कि आखिर वो बनाना क्या चाहते हैं और उसका ब्रॉड स्पेसिफिकेशन क्या हो, उसमें कौन कौन से जो वैल्यू एडिशंस करते हैं। जानते हैं हम लोग, जो कोई एक प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसका एक ब्रॉड स्पेसिफिकेशन बनता है, फिर उसका एक बेंच मॉडल बनता है। बेंच मॉडल को टेस्ट करके हम लोग फिर पहला प्रोटोटाइप की तरफ जाते हैं, और वो प्रोटोटाइप में बनाते बनाते मान लीजिए अगर 6 महीने या 1 साल अगर लग गया, तो 1 साल में आज के दिन में जो बैटलफील्ड है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे क्या चल रहा है उसका इनपुट भी आना चाहिए, जिससे कि जब वो हमारा पहला प्रोटोटाइप जब तैयार होता है, तो उन दिनों में कम से कम जितने सॉफ्टवेयर ड्रिवन, जितने सेंसर ड्रिवन टेक्नोलॉजीज हैं, उसको हम बहुत कम समय में अपग्रेड कर सकते हैं। उसको आज के दिन में जो बैटलफील्ड है उसके वहाँ पे काम करने लायक, वहाँ पे चैलेंजिंग के लायक दुश्मन के लिए एक थ्रेट पैदा कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमनॉइड फॉर्म में ही हो, चाहे 2 पाँव वाला हो चाहे 4 पाँव वाला हो सकता है कि ये जो 4 व्हील हैं या 8 व्हील हैं जो हमने चंद्रमा पे भेजा था, जो चेन ड्रिवन था, ये ऐसे भी हो। उसमें फायदा ये होता है कि वो आसानी से गिरेगा नहीं। अगर ब्रॉड बेस्ड होगा तो थोड़ा सा भी अगर धक्का लगेगा, थोड़ा सा अगर वो एक स्टोन से टकरा जाएगा तो वो गिर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर रोबोट गिरा तो फिर उसको खड़ा होने में बहुत मुश्किल होगा। ह्यूमनॉइड रोबोट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर मान लीजिए व्हीकल ड्रिवन, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हमने चंद्रमा में भेजा है, उसकी भी एक्सपर्टाइज हमारे पास में है। तो ऐसे रोबोट जिसमें के उसको आंख दिए गए हैं, कान दिए गए हैं, उसको बोलचाल के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो दी गई है, उसको मॉडर्न जो फीड है, जैसे मान लीजिए अगर एक सैटेलाइट वहां से उस समय में पास किया और उस सैटेलाइट को कोई ऐसी फीड मिली है उस जगह पे जो कि इस रोबोट को मिलना जरूरी, तो वो भी उसको दिया जाए और ये रिमोटली कंट्रोल्ड हो। और इसको जो संचालित करने वाले सारे लोग हैं, चाहे वो जो जो स्वचालित टेक्नोलॉजी है उससे उससे लैस हो, या फिर इनके पास में एआई हैंडल करने की कैपेबिलिटी हो, तो वो इसका मतलब संज्ञान लेंगे और फिर वहाँ पे कैसे एक्सेस करना है, कहाँ कैसे एक्ट करना है, वो उस पर करेंगे। देखिए, आज के दिन में जो इस रोबोट की बात कर रहे हैं हम लोग, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं। मेरा इस एरिया में, इस रोबोटिक्स एरिया में मेरा एक्सपीरियंस लगभग 0 है वो। लेकिन हम लोग को क्या होता है, जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनता है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए हम सब को बुलाया जाता है। खास करके जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उनको डिफरेंट एरिया से बुलाया जाता है। जब ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है तब सब लोग फीड देते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये इंटीग्रेट कीजिए, फलाना लैब को लीजिए। अगर कोई ऐसा लैटरल एंट्री वाला आदमी है जो कि किस बाहर में काम कर चुका है, वो कहता है अरे सिविल में वहाँ पे सो एंड सो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इस पे काम हुआ, उससे भी चीज़ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर तब हम लोग उस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। तो ज़रूरी है कि इस रोबोट से हम जो भी करवाना चाहें, या तो सेंसिंग का काम करवाना चाहें, या मोटर मतलब जो मारने का काम है, ऑपरेशंस जो हैं उसका काम करवाना चाहें, ये सारी चीजें उसमें अपलोड हों। मैंने फिर से बताया कि जरूरी नहीं है कि वो आदमी जैसा दिखे, उसके पास सेंसर सारे लगे हों, सारे सेंसर्स जो आज यानी के दिन में घूम फिर relevant कर हैं। जो फिल्मों की एक उपज है, फिल्मों में दिखाई गई चीज़ें हैं, वो हम सबके दिमाग पर हावी हैं। लेकिन रोबोटिक सैनिक की ताकत की जो बातें हैं, जो एजम्पशंस हैं, जो सोचा जा रहा है, उसके बारे में भी मैं यहाँ बता देता हूँ। अपने सैनिकों को दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से जगह जगह टेरेन में जाकर ड्यूटी देते हैं। क्या ही अच्छा हो कि यहाँ पर रोबोट ये काम कर रहे हों जिससे स्नाइपर्स की रेंज में वो ना आए। रोबोटिक सैनिक की ताकत क्या है? डेटा फ्यूजन क्षमता की हम बात करते हैं। अलग अलग स्रोतों से डेटा इकट्ठा कर लेगा ये जो रोबोटिक सैनिक होगा। जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता, वो सारा कैलकुलेट करेगा। क्या पता उसके पीछे कमांड सेंटर हो जो उसके जरिए चीज़ों को बेहतर तरीके से सामने रख रहा हो। देखने और सुनने की क्षमता भी होगी। तो जाहिर सी बात है कि विजुअल्स ले रहा
रहा होगा और उसको आवाज़ें भी रिकॉर्ड कर रहा होगा, गिरने धक्का देने पर खुद संभलने की क्षमता, या तो उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि वो हमेशा अपराइट रहे, आसपास के इलाके का नक्शा बनाने की क्षमता, जैसे कमांड सेंटर को तुरंत बिना किसी देरी के ये दे पाए। लेकिन स्वतंत्र नेविगेशन, लक्ष्य की प्लानिंग, ये भी बहुत खास है। इसके बारे में भी हम यहां पर बता देते हैं। जटिल और हाई रिस्क वाले इलाके में खुद ही संचालित हो जाएगा, यानी बहुत दिनों तक क्या पता वहां आइडल पड़ा रहे, यानी कुछ कर ही ना रहा हो, लेकिन बाद में अचानक वो अपना ऑपरेट करने लगे। डेटा फ्यूजन की क्षमता, अलग अलग स्रोतों से डेटा इकट्ठा करेगा, ये सारी बातें हम यहां पर देख रहे हैं। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, क्या पूरी तरीके से ऐसे मैकेनाइज्ड ह्यूमनाइड रोबोट्स, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो आदमी लगते हो या ना लगते हो, उन इलाकों में जहां खतरा है जान का, उन इलाकों में जहां हमारा एक्सपर्ट सोल्जर जो बूट्स ऑन ग्राउंड है बेहतर तरीके से अंजाम कर सकता है, उसको एक कवर देने का काम ये ह्यूमनाइड रोबोट करेंगे? जी बिल्कुल। पहले तो मैं झा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने कई चीजें बहुत ही स्पष्ट और बता दी हैं। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जी एक ह्यूमनाइड सोल्जर ऐसा नहीं है कि इन्फेंट्री सोल्जर या आर्मर्ड का हो गया, आर्टिलरी का हो गया, दूसरे सर्विसेज के हो गए, उस तरह से आप इनको यूज करेंगे। हर पर्पस के लिए ये इसके अलग अलग टाइप के आपके पास में रोबोट्स होंगे। जो प्रोटोटाइप ह्यूमनाइड रोबोट की हम बात कर रहे हैं, इसको करीब 24 टू 30 डिग्री फ्रीडम होगा। उसमें काफी मूवमेंट्स होंगे, 4 वो ग्रिपर हो सकते हैं और 2 सिर में हो सकते हैं, ताकि वो इसको करे, वो चीजों को होल्ड कर सकेगा, वो बेंड कर सकेगा, उनको धक्का दे सकेगा, दरवाजे खोलने जैसे काम होते हैं, किसी ऑपरेट वॉल्स और किसी होता है, और डेंजरस मटेरियल्स, माइंस वगैरह है, उनको हैंडल करने में भी वो सक्षम होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जैसे इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं जिसमें काफी ज्यादा रिस्क होती है, उसमें हम इनको डेफिनेटली फ्रंट लाइन में इनको हम एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी मशीन की जो लेबोरेटरी कंडीशंस होती हैं उनमें उसको एक्सपेरिमेंट करना और फिर ट्रायल उसको बैटल फील्ड में लेना, प्लस और रियल टाइम जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें यूज होना, तीनों में बहुत जब फर्क होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये हमें डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट रोबोटिक सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी। बट डेफिनेटली इनके होने से एक सोल्जर को एक सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइसिस मैनेजमेंट हो, या आपको हाई एल्टीट्यूड में ऊपर काफी हैवी सामान ले जाना है, इमीडिएट एक्शन करनी है, वहां पर ये जरूर आपको इनिशिएट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। मगर बिना, मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले एटलीस्ट अगले 20 साल में कोई ड्रोन सिस्टम और ये जो रोबोट्स हैं ये 100% सोल्जर्स को रिप्लेस कर देंगे। ये होना ही नहीं है। जैसा झा साहब ने बताया कि सिचुएशंस बहुत जल्दी बदलती हैं, एआई का एक्सप्लोजन बहुत तेजी से हो रहा है, उसमें चेंजेस होंगे। और उन्होंने बहुत ही अच्छा कहा कि भाई सिविल में भी होता है। तो ये सारी जो अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें रिसर्च डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो आर्म फोर्सेस के हों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हों, उसमें मल्टीपल इंटीग्रेशंस डिफरेंट लेवल्स पे किए गए हैं, ताकि जो भी हमारी एक्सपर्टाइज है वो एक दूसरे से बेनिफिट ले सकें। तो बनेंगे डिफरेंट टाइप्स के रोबोट्स बनेंगे, और जब ग्राउंड पे आएंगे, जब उनको ऑपरेट किया जाएगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, कैसे उनको इम्प्रूव करना है, और किस सिचुएशंस में, किस एरिया में। जैसे हाई एल्टीट्यूड में अलग टाइप के आपको एक्शंस के लगेंगे, जंगलों में, पहाड़ों के अलग हो जाएंगे, डेजर्ट्स में अलग टेम्परेचर में काम करने के लगेंगे, नेवल शिप्स के साथ में दूसरे लगेंगे, और फ्लाइंग में तो हमारे यहाँ यूज हो ही रहे हैं मिसाइल्स के साथ में, ड्रोन्स इत्यादि, उनको कैसे इक्विप करना है वार हेड से। तो एक ओपन फील्ड है। मैं समझता हूँ आगे आने वाला समय जो है वो स्पेस वार, एआई, साइबर क्राइम वार एंड ये अनमेन्ड ड्रोन्स एंड व्हीकल्स का है। पूरा सिस्टम इसी पे रिवॉल्व करे। पूरा सिस्टम इसी पे रिवॉल्व करता है, ऐसा जेकेएस परिहार सर कह रहे हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा, कोई भी डिफेंस कभी इस बात पर नहीं सबसे पहले जाता कि ये कितना बड़ा एरिया हमको कवर करके दे रहा है, वो इस पर भी जाता है कि इसमें हमारा कैपिटल कितना लग रहा है, हम कितना खर्च करके इस चीज़ को बना पा रहे हैं, क्या ये फीजिबल है इतने, और इस प्रोग्राम पर होने वाला खर्च इससे मिलने वाले रिटर्न को बैलेंस करता है क्या? राजीव जी, आज के दिन में हम लोग खर्च की बात ना करें, जहां नेशनल डिफेंस की बात आती है
हाँ, एक समय वो दौर था जब हमने 2014 में देखा था हमारी टोटल जो ये थी आर्थिक हमारी स्थिति थी वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर की होती थी और हम देखते थे डीआरडीओ को इतना एक सीमित फंड दिया जाता था जिसमें कि आपको कोई लिबर्टी नहीं होती थी सांस लेने की। उतने में ही करना है और आगे फंड नहीं मिलेगा, ये सब दिक्कतें थी। लेकिन आज के दिन में हम लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने जा रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन में जहां पे नेशनल इंटीग्रिटी की बात आती है, नेशनल डिफेंस की बात आती है, हम लोग बजट की बात ना करें। और इस सरकार ने, मेरे रहते जब मैं लैब में था उसी समय में इस सरकार ने ये चीज कहा था कि डोंट गेट बाउंड बाय कंस्ट्रेंट बाय द बजट। अगर आपको आपने बजट मैं मान लीजिए आपको सिर्फ 100 करोड़ मिला है और आपको जरूरत है 200 करोड़ की, तो इमीडिएटली आप वहां से रिक्वायरमेंट भेजिए। वो बड़ा सा एसओसी बनाने की और वो सब जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी लास्ट मीटिंग जो आपकी हुई है उस प्रोजेक्ट पे, उसका हमारे हवाला दीजिए। आपको जो चीजें चाहिए, जितना चाहिए, आपको वो सब मिलेगा। ये जो एनुअल बजट होता है ना, 5 ईयर प्लान का और एनुअल प्लान का, ये सब लिमिटेशन डीआरडीओ में हटा दिया गया है। तो ये हमें आज के दिन में लिबर्टी है। दूसरी चीज देखिए, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है। जितने भी आपके रोबोटिक प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एनर्जी आपको कहाँ से मिलता है? या तो आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कीजिए बाहर से, या फिर उसमें बैटरी डालिए। बैटरी के टेक्नोलॉजी में आज के दिन में हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं, जहाँ पे लिथियम की जो डिफरेंट वेराइटीज आ रही हैं आज के दिन में। एक लिथियम बैटरी आप कार में डालिए तो आप 260 किलोमीटर तक चला लेते हैं। तो काफी उसमें समय है। लेकिन ये जो कठिन परिस्थितियों में जहाँ पे कि ये रोबोट काम कर रहा होगा, वहाँ आप इससे कितना आप एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। और कहीं ऐसा नहीं हो कि वो काम करता ही रहे और वहीं पे उसकी बैटरी जो है खत्म हो जाए और फिर वो वहीं पे रह जाए, जो कि दुश्मन के हाथ में लग जाएगा। वो आपके खिलाफ में भी उसको यूज कर सकता है। तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए ये बैटरी जो है, एनर्जी, ये एनर्जी इसमें एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज, जो एयरबॉर्न जो रोबोट्स होते हैं, इसको फ्लाई करने के लिए और इसमें से कोई चीज चलाने के लिए, जो जो ड्रोन टेक्नोलॉजी लीजिए, ड्रोन भी एक तरह का आज के दिन में रोबोट ही है। उसमें अगर रिकॉग्निशंस, अगर उसमें टोह लेने वाली बात होती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात होती है, तो बहुत अच्छी तरह से वो कर सकता है। लेकिन जहां पे कॉम्बैट की बात आती है, तो देखिए जितने भी हमारे पास में बंदूक हैं, ज्यादातर के पास में वो रिकॉयल होती है। जैसे वो फायर करेगा, उसका जो पीछे वाला धक्का लगेगा, ये एरियल व्हीकल्स जो होते हैं, ड्रोन जो होते हैं, उस रिकॉयल को सह नहीं पाएंगे। उससे उसका जो 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 एम है वो हर्ज हो जाती है। दूसरी, ये बहुत देर तक एयरबॉर्न नहीं रह सकते हैं। ये जो विपन है, ये विपन बहुत देर तक एयरबॉर्न रख के आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी दुश्मन के टारगेट में हैं। और जैसे परिहार जी ने कहा था कि जैमिंग भी की जा सकती है आपको। तो ये सब चैलेंजेस हैं। लेकिन इन सब चैलेंजेस के, देखिए टेक्नोलॉजी के पास में जो भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको उनके पास में चैलेंजेस भी हैं और चैलेंजेस को दूर करने के उनमें उनमें कैपेबिलिटी भी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सब एक साथ में आते हैं। और ये जो आर्म रोबोट्स हैं, इसको आप पोजीशन भी कर सकते हैं। खास करके मैं इंडिया के बारे में आपको बात बताता हूं कि इंडिया की जो डिफेंस पॉलिसी है, वो सिर्फ अपनी डिफेंस है। दूसरे के ऊपर में हम हक जमाने के लिए या जमीन लेने के लिए नहीं जा सकते हैं, जिसमें कि आपको सारी चीजें मोबाइल रखनी पड़ेगी। हम ऐसे रोबोट्स को ऐसे ऐसे एरिया में लगा के फिट रख सकते हैं, कॉम्बैट रेडी रख सकते हैं, जहां कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जब उन जगहों से जब फायर आएगी, जब उन जगहों से इंटेलिजेंस गैदरिंग होगा, तो दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि वो आखिर वो उसको मार कहां से पड़ रही है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये बहुत आगे सोचने वाली बात है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ऐसे मिलिट्री पर्सन जिनको कि आज के दिन में चेंजिंग बैटलफील्ड की जो डायनेमिक्स होती है, उसकी समझ है, ऐसे लोगों को उस प्रोजेक्ट में लगाइए। तो आप वर्जन 1, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 जो रोबोट्स हैं, वो आप बनाते जाएंगे। और इसमें स्काई भी इसमें लिमिट नहीं है। वाकई कॉस्मोस इज द ओनली स्काई इज लिमिट। द आप लिमिट कितने नहीं आगे है। तक बढ़ मेजर सकते जनरल हैं। जेकेएस परियार, चीन से लगा एलएसी का इलाका कहा जाता है कि ठंडा रेगिस्तान, और इधर पाकिस्तान से लगा अलग कंडीशन है। ऐसे में अगर वाकई हम इन चीज़ों पर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि इन इलाकों में जहाँ टेम्परेचर बहुत ऊपर नीचे होते हैं, वहाँ पर ये ह्यूमनॉइड रोबोट के ज़रिए हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और अपनी फोर्स को भी सेफ रख सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। आपने कहा अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि हर एनवायरनमेंट के हिसाब से सिस्टम जो है
वो अलग डेवलप करना पड़ेंगे। वो हाई एल्टीट्यूड का अलग प्रॉब्लम होता है। मैं आपको 1984 का एक बड़ा रोचक किस्सा बताता हूँ आधे मिनट में, कि जब बोफोर्स की ट्रायल शुरू हुई थी तो हाई एल्टीट्यूड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से इसकी जो एमिंग थी उसमें काफ़ी वेरिएशन हो रहे थे। और जो भी स्वीडिश लोग इंजीनियर्स थे उन्होंने कहा कि इसमें तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हमारे एक जेसीओ साहिबान ने कहा साहब मैं कोशिश करके देखता हूँ कि फायर कितने डिग्री टेढ़ा जा रहा है, और उन्होंने उसकी जो है वो जुगाड़ करके उतनी डिग्री उसको अपोजिट डायरेक्शन में करके और फायरिंग शुरू कर दी थी। और इस तरह के एक्टिविटीज उसमें हुए करते थे, और बाद में जाके फिर उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह चेंजेस हुए। ऐसा ही ये ड्रोन सिस्टम में भी ऐसा ही होगा कि आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से इनको जब वहाँ एक्शंस में आएंगे ट्रायल में और स्टैटिक यूनिट्स में, तो ग्रेजुअली वो जो है उसमें अडॉप्ट कर लेते। तो हमें ये डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। जहाँ लोड आपको लिफ्ट करना है, जहाँ पर ब्रिजेस में कंस्ट्रक्शंस में है, आर्मर्ड कैरियर उसमें एक्टिविटीज में करनी है, उन सब में इनकी बढ़ेंगी। जहाँ साहब ने बोला टेक्नोलॉजी एनर्जी सोर्सेस की है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अभी हम लोग बैटरी की, इलेक्ट्रिक, लिथियम इनकी कर रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला फ्यूचर जो है वो हमारा सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज में ही होगा। तो हो सकता है कि जो भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज डिवाइसेस, चाहे वो ड्रोन हो चाहे ह्यूमनाइड रोबोट्स हों, उनको इसी तरह के एनर्जी सोर्सेज दिए जा सकते हैं जो लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि भाई इनका कोई मिसयूज ना हो जाए कि ये कैप्चर करके आप पे ही अटैक कर सके, बिकॉज ये भी एक इसमें ये है कि अगर इसको किस तरह से रोका जाएगा। तो ये एक डायनेमिक फील्ड है, वर्सेटाइल फील्ड है। समय के साथ में जब आप कोई शुरुआत करते हैं तो चेंजेस ऑटोमेटिकली आते हैं और इम्प्रूव करती। एक चीज एक दिन में कोई चीज बनती नहीं है। सही कह रहे हैं आप ये सर। कदम हमें उठाना चाहिए था, हमने उठाया है, और उसके अब धीरे धीरे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। तो साइंस बढ़ते फिक्शन की जाएंगे जो इसी तरह कहानियां से। हैं सर, जो पर्दे पर उतरती हैं, वो भी दिमाग की सोच होती हैं, और साइंटिस्ट जब चीज़ों को उतारते हैं वो भी दिमाग की सोच होती हैं। एक वक्त जो चीज़ें मुश्किल लगा करती थी, आज उन चीज़ों का भी दौर जा चुका है और हम नई तरफ देख रहे हैं। आप दोनों से बात करके एक बात तो बहुत अच्छी लगती है कि आप दोनों बस इतने इशारे देते हैं जितना काफ़ी होता है।